18वीं सदी के अंत में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई और यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैल गई। इस दौरान खेतीबाड़ी वाले समाज तेजी से औद्योगिक समाज में बदल गए। नई तकनीकें सामने आईं, जिससे चीजों के उत्पादन और खपत का तरीका बदल गया। इसका यूरोप और अंततः दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति से पहले ज्यादातर चीजें छोटी कार्यशालाओं या घरों में हाथ से बनाई जाती थी। कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम धीमा और अक्षम था। औद्योगिक क्रांति ने यह सब बदल दिया। कारखाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत की। यह नया सिस्टम तेज, सस्ता था और बहुत बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करता था। उत्पादन में इस वृद्धि से कीमतें कम हुईं, जिससे आम लोगों के लिए सामान अधिक सुलभ हो गया। औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया। नए बने कारखानों में काम की तलाश में लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आने लगे। इससे इंग्लैंड में मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल जैसे बड़े औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। ये शहर निर्माण और नवाचार के केंद्र बन गए। उन्हें प्रदूषण, गरीबी और सामाजिक अशांति जैसी नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। औद्योगिक क्रांति अपनी कमियों के बिना नहीं थी। हालांकि ये प्रगति लेकर आई, लेकिन इसने नई सामाजिक समस्याएं भी पैदा की। कारखाने के श्रमिकों को अक्सर कठोर काम करने की स्थिति, लंबे समय तक काम करने और कम वेतन का सामना करना पड़ता था। बाल श्रम आम था और श्रमिकों को खतरनाक मशीनरी से बचाने के लिए सुरक्षा नियम बहुत कम थे। इससे सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ और बेहतर काम करने की स्थिति और मजदूर वर्ग के लिए उचित व्यवहार की मांग उठी। औद्योगिक क्रांति अविश्वसनीय आविष्कारों की एक लहर से प्रेरित थी। इन नवाचारों ने निर्माण प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी, जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक बन गईं। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक स्टीम इंजन था। 18वीं शताब्दी के अंत में जेम्स वॉट द्वारा विकसित स्टीम इंजन ने शक्ति का एक नया स्रोत प्रदान किया। इसने कारखानों और मिलों में मशीनरी चलाकर मानव और पशु श्रम की जगह ले ली। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार स्पिनिंग जेनी था। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा आविष्कार की गई। इस मशीन ने धागा काटने की गति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। इसने बदले में वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान एक प्रमुख उद्योग था। 1785 में एडमंड कार्टराइट द्वारा आविष्कार किया गया पावर लूम बुनाई प्रक्रिया को और अधिक मशीनीकृत बनाता है। यह मशीन पारंपरिक हथकरघों की तुलना में बहुत तेजी से कपड़ा बना सकती है, जिससे कपड़ा उत्पादन में तेजी आई। 1793 में एली व्हिटनी द्वारा कॉटन, जिनके आविष्कार का कपास उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस मशीन ने कपास के रेशों से कुशलतापूर्वक बीज निकाल दिए, जिससे कपास का उत्पादन बहुत तेज और अधिक लाभदायक हो गया। इससे कपास की मांग में तेजी आई, खासकर ब्रिटेन में कपड़ा मिलों से। हालांकि इसने ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि अमेरिकी दक्षिण में बागान मालिक गुलाम मजदूरों का उपयोग करके कपास उत्पादन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हालांकि इस तेजी से औद्योगिकरण ने एक नई समस्या पैदा कर दी, कच्चे माल की बढ़ती आवश्यकता। यूरोपीय देशों को अपने कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। इन संसाधनों में कपास, रबर, लकड़ी और खनिज शामिल थे, जिनमें से कई यूरोप में आसानी से उपलब्ध नहीं थे। इन महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने अपना ध्यान एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों की ओर लगाया। ये क्षेत्र कच्चे माल से समृद्ध थे, जिनकी यूरोपीय उद्योगों को सख्त जरूरत थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों ने विशाल संभावित बाजार भी प्रस्तुत किए, जहां यूरोपीय राष्ट्र अपने निर्मित सामान बेच सकते थे। यूरोपीय राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर उपनिवेशीकरण के आक्रामक अभियानों पर निकल पड़े। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। इन क्षेत्रों के संसाधनों और श्रम का शोषण किया। उदाहरण के लिए, इस अवधि के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। भारत, अफ्रीका के बड़े हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश प्राप्त हुए। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली जैसी अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। भाग 4, एक विभाजित महाद्वीप, उपनिवेशीकरण और प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग।
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशों की होड़ ने यूरोपीय शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता पैदा कर दी। संसाधनों, क्षेत्र और वैश्विक प्रभाव के लिए इस प्रतियोगिता ने तनाव बढ़ा दिया और संघर्ष के बीज बो दिए। यूरोपीय राष्ट्र गठबंधनों के एक जटिल जाल में उलझे हुए थे, प्रत्येक अपने हितों की रक्षा करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। यूरोप में एक उभरती हुई शक्ति जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी स्थापित औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा खुद को घिरा हुआ महसूस किया। दुनिया में एक जगह पाने की जर्मनी की इच्छा, उसका अपना औपनिवेशिक साम्राज्य, ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ तनाव को बढ़ावा दिया, जो पहले से ही विशाल विदेशी क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। जून 1914 में साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने यूरोपीय तनावों के बारूद में आग लगा दी। जर्मनी द्वारा समर्थित ऑस्ट्रिया हंगरी ने हत्या के लिए सर्बियाई राष्ट्रवादियों को दोषी ठहराते हुए सर्बिया को एक अल्टीमेटम जारी किया। अल्टीमेटम की सभी शर्तों को स्वीकार करने से सर्बिया के इनकार ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की और कुछ ही दिनों में जर्मनी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन संघर्ष में शामिल हो गए, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 5, महायुद्ध, एक बिखरा हुआ विश्व। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का एक वैश्विक संघर्ष था। इसने केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया। युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और जहरीली गैस सहित नई और घातक तकनीकों का इस्तेमाल देखा गया, जिससे युद्ध का रूप बदल गया और अकल्पनीय हताहत हुए। खाई युद्ध पश्चिमी मोर्चे की एक परिभाषित विशेषता बन गया, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक सैकड़ों मील तक फैली खाइयों के नेटवर्क में एक क्रूर गतिरोध का सामना कर रहे थे। इन खाइयों में लाखों सैनिक मारे गए, मशीन गन की आग, तोपखाने की बमबारी और जहरीली गैस के हमलों के शिकार हुए। युद्ध का नागरिक आबादी पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। खाद्य की कमी, बीमारी और विस्थापन व्यापक था और लाखों नागरिक संघर्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मारे गए। केंद्रीय शक्तियों की हार के साथ 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाईं, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान, निरस्त्रीकरण और भारी क्षतिपूर्ति शामिल थी। युद्ध ने यूरोप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं बिखर गईं और यूरोप का राजनीतिक परिदृश्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। भाग 6, एक त्रुटिपूर्ण शांति राष्ट्र संघ और उसका पतन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतने विनाशकारी परिमाण के भविष्य के संघर्षों को रोकने की तीव्र इच्छा थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक प्रमुख पैरोकार, ने राष्ट्र संघ के निर्माण का समर्थन किया। लीग की कल्पना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी, जो कूटनीति और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से 1920 में स्थापित किया गया था। इसके प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से युद्ध को रोकना था। लीग का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी संबोधित करना था, जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं, जैसे श्रमिक अशांति, गरीबी और बीमारी। हालांकि लीग शुरू से ही कई महत्वपूर्ण कमजोरियों से ग्रस्त थी। इसमें एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव था, जो आक्रामकता को दूर करने के लिए सदस्य राज्यों पर स्वेच्छा से सैन्य बलों का योगदान करने पर निर्भर था। इसके अलावा प्रमुख विश्व शक्तियों की अनुपस्थिति से लीग की प्रभावशीलता बाधित हुई। राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी लीग में शामिल नहीं हुआ। इसने संगठन के अधिकार और प्रभाव को काफी कमजोर कर दिया। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने को रोकने में लीग की विफलता ने इसके अंतिम पतन को चिह्नित किया। जर्मनी, इटली और जापान में फांसीवादी शासनों के आक्रामक कार्यों को संबोधित करने में असमर्थता ने लीग की सीमाओं को उजागर किया और वैश्विक सुरक्षा की एक अधिक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया।